अच्छा बच्चे, तो आप लोग क्या करते हैं कि रिव्यू आर्टिकल के लिए आप जो है न्यू डेटा को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। आप कौन सा डेटा इंक्लूड करते हैं? जो ऑलरेडी पब्लिश हो या ऑलरेडी जो है जिस पे काम हो चुका हो, ठीक है, वो आप डेटा इसके अंदर प्रेजेंट करते हैं। सही है बच्चे, आगे चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ रिव्यू आर्टिकल? रिव्यू आर्टिकल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? टू ऑर्गेनाइज लिटरेचर, लिटरेचर को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, एवैल्यूएट लिटरेचर, फिर उसके बाद एवैल्यूएट करके उसमें जो है आप लोग जो है क्या करते हैं, उसको समराइज करते हैं। टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन द लिटरेचर, आपको किस पैटर्न के थ्रू जो है वो लिखना है, वो पैटर्न आप देखते हैं। सिंथेसाइज लिटरेचर, लिटरेचर को सिंथेसाइज करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर उसको सेपरेट करते हैं। टू आइडेंटिफाई रिसर्च गैप्स एंड रिकमेंडेड न्यू रिसर्च एरिया, तो फिर आप क्या करते हैं कि रिसर्च गैप को फाइंड आउट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि इसमें किस चीज़ की कमी रह गई थी, किस चीज़ की जो है इसमें कौन से टॉपिक पे काम किया जाता है, तो वो वेज एंड डायरेक्शंस आप खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर आप न्यू रिसर्च एरिया की तरफ जाते हैं जिस पे आपको काम करना होता है या आपको काम लिखना होता है, ठीक है बच्चे। हु इज द ऑडियंस ऑफ रिव्यू आर्टिकल्स, ठीक है। तो रिव्यू आर्टिकल्स के ऑडियंस कौन से होते हैं, कौन से लोग जो हैं इसको पढ़ते हैं, या कौन से लोग जो हैं इसको देखने के लिए जो है वो आपका जो है काम को देख देख रहे होते हैं। एक्सपर्ट्स इन स्पेसिफिक रिसर्च एरिया, जो एक्सपर्ट्स होते हैं रिसर्च एरियाज के या जिस पे आप काम कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स, ठीक है। और नुआइस रिसर्चर्स या स्टूडेंट्स या न्यूली जो हैं रिसर्चर्स होते हैं या एक्सपर्ट रिसर्च होते हैं, वो काम जो है आपका जो है ये रिव्यू आर्टिकल को देख रहे होते हैं। डिसीजन मेकर्स, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं यानी कि जो इम्प्लीमेंट करवाने वाले होते हैं, ये सारे लोग क्या होते हैं, ये ऑडियंस ऑफ रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं जो आप रिव्यू आर्टिकल को लिख रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद विच टाइप्स ऑफ रिव्यू आर्टिकल एग्जिस्ट, तो देर आर थ्री टाइप्स हैं इसके, जो है मेजर टाइप्स हैं, इसके अलावा और भी टाइप्स आ जाते हैं, लेकिन थ्री जो है वो मेजर टाइप्स हैं। एक होता है नैरेटिव रिव्यू, ठीक है, और सेकंड है बेस्ड एविडेंस रिव्यू, और एक होता है सिस्टमेटिक रिव्यू, ठीक। नैरेटिव रिव्यू क्या होता है कि आप स्टडी को सिलेक्टेड करते हैं और कंपेयर करके, कंपेयर और समराइज करते हैं आथर्स के एक्सपीरियंस के बेस पर, एग्जिस्टिंग थ्योरीज के बेस पे या मॉडल्स के बेस पर, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये ज्यादातर आप जो डिपेंड करते हैं, वंस अगेन बता देता हूँ, जो थ्योरीज ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसको कंपेयर करते हैं, समराइज करते हैं, क्या ऑन द बेसिस ऑफ आथर्स एक्सपीरियंस, जो आथर का एक्सपीरियंस है उसके बेस पे करते हैं, जो थ्योरी एग्जिस्ट करती है उनके बेस पे करते हैं, और मॉडल्स के बेस पे करते हैं। अच्छा, बेस्ड एविडेंस रिव्यू, बेस्ड एविडेंस रिव्यू क्या होता है? इस रिव्यू के अंदर जो है स्टडी को जो है कंबाइन किया जाता है सिस्टमेटिक मेथड्स के थ्रू, ठीक है, और रिजल्ट को एक्सप्लोर किया जाता है, ठीक है। एविडेंस यानी कि डिफरेंट एविडेंस के थ्रू, डिफरेंट लोगों के जो है व्यूज के थ्रू आप उस रिव्यू को लिखते हैं, सिस्टमेटिक मेथड्स के थ्रू लिखते हैं और रिजल्ट को एक्सप्लोर करते हैं। तो इस तरह की जो रिव्यूज होते हैं वो बेस्ड रिव्यू कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद होता है सिस्टमेटिक रिव्यू। सिस्टमेटिक रिव्यू क्या होता है? फाइंडिंग्स फ्रॉम वेरियस इंडिविजुअल स्टडीज, यानी कि अब जस्ट लाइक बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी आ जाती है, ठीक है। इसके अंदर जितने लोगों ने काम किया है, ठीक है, इंडिविजुअल्स जितनी स्टडीज हुई हैं, उनका आप एनालिसिस करते हैं, स्टेटिकली उसको प्रोसीजर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तमाम स्टडी को क्या कहा जाता है? सिस्टमेटिक रिव्यू। तो ये जो है सिस्टमेटिक रिव्यू जो होता है, ये भी रिव्यू आर्टिकल्स के अंदर आता है। ये भी जो है आप लोग इस तरह का भी आर्टिकल पब्लिश करवा सकते हैं जिसको सिस्टमेटिक रिव्यू कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हाउ लॉन्ग इज रिव्यू आर्टिकल। रिव्यू आर्टिकल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितना लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो नैरेटिव रिव्यू के लिए कहा जाता है कि वो उसकी जो है रेंज कितनी हो जानी चाहिए, 8,000 टू 40,000 वर्ड्स, ठीक है। इसके अंदर तमाम चीजें इंक्लूड होती हैं, रेफरेंसेस एंड एवरीथिंग एल्स इंक्लूडेड, ठीक है। आप जो रिव्यू आर्टिकल लिखेंगे, नैरेटिव जो रिव्यू आर्टिकल्स होता है वो तकरीबन 8,000 से 40,000 तक, ठीक है। और इसके बाद जो सिस्टमेटिक रिव्यूज है वो यूजुअली शार्टर विद देन 10,000 से कम होता है, जो ये आपका सिस्टमेटिक रिव्यू होता है या सिस्टमेटिक जो होता है। अच्छा, इसमें एक रिव्यू नहीं दिया गया, बेस्ट एविडेंस रिव्यू, वो क्यों नहीं दिया गया? जी बच्चे, आप लोग इसको जस्टिफाई करें। जी सर वो इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि वो कंबाइन होता है ना, दो मतलब कि जो हमने किया हुआ है पहले से काम हो इस तरह से, तो इसलिए। कोई और? गुड, आपने सही बताया। कोई और इसको करेगा डिफाइन? किस तरह इसको आप जस्टिफाई करेंगे, क्यों नहीं दिया गया?
या तो आपको समझ में नहीं आएगा आप लोगों को बच्चे, इसलिए आप लोग नहीं बता पा रहे। ठीक है, जिस तरह ये मैंने बताया कि इसकी एक रेंज होती है, ठीक है, 8,000 to 40,000 वर्ड्स जो है नैरेटिव रिव्यूज की रेंज है। और इसी तरह जो है सिस्टमेटिक रिव्यू जो है वो 10,000 के अंदर अंदर, विद इन 10,000 आपको वर्ड्स लिखने हैं, 10,000 से ज्यादा नहीं लिखने। लेकिन आपका एक रिव्यू है सिस्टमेटिक जो सॉरी बेस्ड एविडेंस रिव्यू, वो क्यों नहीं दिया गया? जी बच्चे, यानी कि आपको समझ में नहीं आया ये रिव्यू टाइप, सिस्टमेटिक रिव्यू जो मैंने आपको पढ़ाया है, बेस्ड एविडेंस रिव्यू। नहीं आता, नहीं आ रहा आप लोगों को? चलो मैं बता देता हूँ, लेकिन आपकी शायद तवज्जो जो है वो इसमें नहीं है। ठीक है, बेस्ड एविडेंस रिव्यू क्या होता है? बेस्ड एविडेंस रिव्यू होता है एविडेंस के बेस पे, ठीक है, डिफरेंट लोगों के रिव्यूज के बेस में, कंबाइंड बेस होता है। ठीक है, तो ये एक वर्ड्स पे जो है वो नहीं करता, इस वर्ड्स की रेंज में नहीं आता वो। ठीक है, मे बी शॉर्टर देन 4,000 वर्ड्स हो, 5,000 वर्ड्स हो, आपने तो एविडेंस के बेस पे उसको जो किया है, मे बी उसके एविडेंस ही 3 हो, मे बी उसका पूरा शहर एविडेंस हो, मे बी कुछ लोग इसके एविडेंस हो, तो वो एविडेंस के बेस में होता है, तो उसका जो है वो कोई वर्ड रेंज वगैरह नहीं होती। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ रिव्यू आर्टिकल। रिव्यू आर्टिकल्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? सबसे पहले टाइटल आता है। ठीक है, टाइटल की रेंज क्या होनी चाहिए? टाइटल की रेंज होनी चाहिए बिटवीन 8 to 12 वर्ड्स। ठीक है, तो ये टाइटल की क्या होनी चाहिए? रेंज होनी चाहिए। ठीक है, हेल्पिंग रीडर्स टू डिसाइड वेदर दे शुड रीड द टेक्स्ट और नॉट। तो इसका मकसद ये होता है कि जो रीडर्स होते हैं उनको ताकि पता चले कि वो उनके इंटरेस्ट का, वो उनके रिलेटेड सब्जेक्ट का ये आर्टिकल है या नहीं है। अगर नहीं है तो छोड़ देते हैं वो लोग। और जस्ट लाइक कोई मेडिकल का टॉपिक होगा, आप मे भी छोड़ दें, ना पढ़ें, या केमिस्ट्री का, या जस्ट लाइक किसी फिजिक्स वगैरह कोई टॉपिक होगा, तो आप सिर्फ टाइटल पढ़ के छोड़ देते हैं, क्योंकि आपके काम का नहीं है और ना ही आप समझ सकेंगे। तो इसी तरह टाइटल जो होता है वो मेन होता है, वो टाइटल जो है वो 8 से 12 वर्ड्स का हो तो इनफ है। उसके बाद लिस्ट ऑफ ऑथर्स। ठीक है, जो ऑथर से उनकी लिस्ट दी जाती है, प्रोवाइड कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि उनकी एफिलिएशन वगैरह या ईमेल एड्रेस दी जाती है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट भी एक समरी का फॉर्म होता है। ठीक है, जिसमें जो है मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड रिजल्ट ऑफ द रिव्यू आर्टिकल बताया जाता है। ठीक है, और ये भी 200 to 250 वर्ड्स होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है एक ही पैराग्राफ में होता है। ठीक है, और इसमें मेन ऑब्जेक्टिव्स और रिजल्ट्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या करता है कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या प्रोवाइड्स करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स करता है अबाउट द कॉन्टेक्स्ट, जो बॉडी का कॉन्टेक्स्ट है, जो पूरा आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट है, वो इंडिकेट्स द मोटिवेशन फॉर द रिव्यू। ठीक है, डिफाइन द फोकस, रिसर्च क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेन्स द टेक्स्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तमाम मोटिवेशंस वगैरह हैं, कॉन्टेक्स्ट, डिफाइंस द फोकस, किस चीज पे आपने फोकस किया है, रिसर्च क्वेश्चंस क्या थे, और आपने स्ट्रक्चर, टेक्स्ट स्ट्रक्चर इसमें बता देते हैं। अच्छा, ये पॉइंट बिटवीन 10% एंड 20% ऑफ द कोर कॉन्टेक्स्ट, यानी कि पूरा रिव्यू आर्टिकल का जो है 10 to 20% जो होता है वो इंट्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड होता है, यानी कि इंट्रोडक्शन होता है। सही है। अच्छा बच्चे, आगे चलते हैं। एक मिनट बच्चे, सही। तो ये किस चीज में आ जाता है? इंट्रोडक्शन में आ जाता है। अच्छा, उसके बाद बॉडी, मेन पार्ट ऑफ द रिव्यू आर्टिकल। मेन पार्ट ऑफ द रिव्यू आर्टिकल में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जस्ट लाइक मेथोडोलॉजिकल अप्रोच, कौन कौन से मेथड्स आपने यूज किए हैं, मॉडल्स आर थ्योरीज या थ्योरीज आपने यूज किए। ठीक है, और एक्सटेंट ऑफ सपोर्ट फॉर अ गिवन थीसिस। ठीक है, आपने कौन कौन सी थीसिस से सपोर्ट हासिल की है। ठीक है, आप जो स्टडीज की हैं उससे आप एग्री हैं या आप उस स्टडी से डिसएग्री हैं, तो ये चीज भी रिव्यू आर्टिकल में आ जाती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मकसद ये है कि आप ईयर वाइज, यानी कि 1950s में ये काम हुआ, फिर 60s में ये हुआ, फिर 70s 80s में ये हुआ, और अब ये काम हो रहा है, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आप काम देते थे। ठीक है, और इसके अलावा जोग्राफिकल लोकेशन भी आप बताते हैं, डेमोग्राफी, कि आप किस लोकेशन पे काम कर रहे हैं, उसके इन्वायरमेंटल क्या फैक्टर्स हैं, क्लाइमेटिक क्या फैक्टर्स हैं, ये भी चीज़ें आप इसमें दे देते हैं। और 70 to 90% ऑफ द कोर टेक्स्ट, यानी कि ये जो पार्ट होता है बॉडी जो है आर्टिकल की, ये 70 to 90% जो है पूरे आर्टिकल का ये जो है होता है पार्ट, 70 to 90%। ठीक है बच्चे, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं।
आगे चलते हैं सर जी बच्चे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा होता है? क्रोनोलॉजिकल आर्डर बच्चे वंस अगेन मैं बता देता हूँ। आप जस्ट लाइक शुरू करते हैं 80s से, कि 80s में ये काम हुआ। जस्ट लाइक आप सेल फोन पे आपने एक आर्टिकल लिखा, रिव्यू आर्टिकल लिखा, तो आप बताएंगे कि 80s के अंदर सेल फोन जो है वो जनरेट हुआ था। ठीक है, 90s के अंदर उसके कुछ जो है एक या दो कंपनी ने उनको जो है नोकिया जस्ट लाइक या कोई और कंपनी थी, उन्होंने उसको लॉन्च किया। ठीक है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में। फिर 90s के बाद 20 सेंचुरीज के अंदर इनिशियल स्टेज 2010 तक उसके अंदर थोड़ी सी जिद्दत आई, मॉडर्नाइजेशन आई। ठीक है, तो मोबाइल फोन में थोड़े से फंक्शंस को बढ़ाया गया। ठीक है, इसके बाद 2020 तक इसके अंदर बहुत ज़्यादा अप्रोचेज आ गई, इसके अंदर जिद्दत बहुत ज़्यादा आ गई, इसके अंदर एंड्रॉयड भी आ गया, आईफोन भी आ गया। ठीक है, इसके अंदर जो है अप्लीकेशंस का को भी इंक्लूड किया गया। तो ये जो होता है क्रोनोलॉजिकल आर्डर है, यानी कि स्टार्टिंग जो है पीरियड से लेकर एडवांस पीरियड तक। ठीक है, यानी कि हिस्ट्री जो होती है वो इसके बारे में बता देते हैं, वो क्रोनोलॉजिकल आर्डर कहा जाता है। यानी कि पहले क्या सिचुएशन थी और अब क्या सिचुएशन है, या अब क्या प्रोडक्ट की सिचुएशन, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है बच्चे, आ गई बात समझ में? आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद आप क्या लिखते हैं? कंक्लूजन। रिव्यू आर्टिकल में कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन में वो तमाम सवालों का जवाब होता है जो आप इंट्रोडक्शन में दे जो है सवाल प्रेजेंट करते हैं, या आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी में आप जो बयान करते हैं उन तमाम सवालों के जवाब आप कंक्लूजन में देते हैं। ठीक है, और ये पूरी जो है टेक्स्ट का या पूरा जो है रिव्यू आर्टिकल का 5 to 10% होता है। ठीक है, 5 to 10% यानी कि एक ही पैराग्राफ में इसको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं रेफरेंसेस। ठीक है, जो रेफरेंसेस होता है ये होते हैं कि ये इंटरेस्ट शो करते हैं रीडर्स के लिए कि आपने कहाँ कहाँ से लिटरेचर फाइंड आउट किया है, कौन कौन से सोर्सेज यूज किए। और इसकी रेंज भी क्या है कि आपके पास रेफरेंसेस रिसर्च आर्टिकल के लिए, सॉरी इसके लिए रिव्यू आर्टिकल के लिए 50 to 100 तक रेफरेंसेस हों, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है बच्चे, तो ये इसमें जो है सारी चीज़ें इंक्लूड है। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। अच्छा, क्या होता है कि इसके कुछ स्टेप्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 18 स्टेप्स हैं। किसके 18 स्टेप्स में? प्रिपेयरिंग रिव्यू आर्टिकल इन 18 स्टेप्स। ठीक है, पहले आप टॉपिक को सिलेक्ट करें। ठीक है, डिफाइन फ्यू रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस। टॉपिक को आप नैरो द टॉपिक, टॉपिक को आप डिस्क्राइब करें, एक टॉपिक आप चूज करें, उसके अंदर जो है फ्यू क्वेश्चंस को क्रिएट करें, हाइपोथेसिस को क्रिएट करें। यानी कि आपने जो टॉपिक लिखा है उसमें कौन से क्वेश्चन है, कौन सी चीज़ों को आपने एनालिसिस करना है, ऑब्जर्वेशंस करनी है, तो ये आप करते हैं। इसके बाद सर्च फॉर लिटरेचर सोर्सेज, आप सर्च करते हैं, रिफाइन करते हैं टॉपिक को और रिसर्च क्वेश्चंस को भी सर्च करते हैं। फिर आप क्या करते हैं? थर्ड स्टेप, रीड करते हैं उन तमाम लिटरेचर को, एवेल्यूट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और नोट्स बनाते हैं। ठीक है, ये थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं? रीडिफाइन द फोकस एंड द रिसर्च क्वेश्चन, तो आप उसको दोबारा रीडिफाइन करते हैं और अपने रिसर्च को फोकस करते हैं। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें होती है उनको आप क्या करते हैं? उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। कंपोज अ प्रिलिमिनरी टाइटल, उसके बाद आप एक प्रिलिमिनरी टाइटल बनाते हैं, एक अच्छा सा जो है उसको टॉपिक बना के बना लेते हैं। ये फिफ्थ स्टेज होता है। सिक्स स्टेज में क्या होता है? एक मिनट बच्चे। अच्छा, फाइंड, एक मिनट बच्चे, फाइंडिंग स्ट्रक्चर प्रिंसिपल फॉर द आर्टिकल। अब आप क्या करते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं रिव्यू आर्टिकल का। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाना है, सब्जेक्ट मैटर के हेडिंग्स देनी है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, ये तीन चीजें आप जस्ट लाइक आप उसमें प्रेजेंट करते हैं कि पहले मैं रिव्यू आर्टिकल में क्रोनोलॉजिकल दूंगा, हिस्ट्री दूंगा, उसके बाद सब्जेक्ट का मैटर दूंगा यानी कि टाइटल का जो मैटर है वो प्रेजेंट करूंगा, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की तरफ आऊंगा। यानी कि एक आपने डिजाइन किया, एक स्ट्रक्चर को आपने फाइंड आउट किया, तो ये सारी चीजें आर्टिकल में आ जाती हैं। उसके बाद 7 स्टेप में आप आउटलाइन बनाते हैं कि आउटलाइन बनाते हैं कि मेरे आर्टिकल के अंदर क्या क्या आउटलाइंस होंगी। ठीक है, आउटलाइन तो आप लोग समझते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइंड हेडिंग्स फॉर द सेक्शन, फिर आप हेडिंग्स को सॉर्ट आउट करते हैं कि क्या क्या हेडिंग्स होनी चाहिए, क्या सब हेडिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, और टेक्स्ट बॉडी के लिए ये आप प्रिपेयर करते हैं। एट्थ में प्लान द कंटेंट ऑफ द ईच पैराग्राफ इन द डिफरेंट सेक्शन, फिर आप प्लान करते हैं कौन कौन सा कंटेंट एक पैराग्राफ में आना चाहिए, कौन सी चीज़ें रिलेटेड होती हैं वो चीज़ें मैं पैराग्राफ में दूं, कौन सी चीज़ किस पैराग्राफ में देनी है, ये आप सेक्शन वाइज प्लान करते हैं। नाइन्थ है प्रीपेयर टेबल्स, आप टेबल बनाते हैं, मैप्स बनाते हैं और फिगर्स को डेवलप करते हैं। ये आपका नाइन्थ स्टेप है।
ठीक है। और 10th स्टेप आपका क्या है, ड्राफ्ट द मेथड सेक्शन। आप मेथड सेक्शन को ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है, किस तरह मेथड सेक्शन बनाना है। फिर आप बॉडी सेक्शन बनाते हैं, बॉडी सेक्शन आपको किस तरह बनाया जाता है। फिर कंक्लूजन आप किस तरह फाइनलाइज करते हैं। फिर इंट्रोडक्शन को लास्ट में फाइनलाइज किया जाता है। फिर एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है आखिर में, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, नंबर 15 स्टेप पे ड्राफ्ट और डिफरेंट सेक्शन, एब्स्ट्रैक्ट, टाइटल, टेबल, फिगर्स, लेजेंड सबको रिवाइज किया जाता है, एक नज़र दोबारा उसको पढ़ा जाता है कि ये सही है, ठीक है। उसके बाद साइटेशन और रेफरेंसेस को भी चेक आउट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम करेक्ट ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन, इसके लिए भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर आते हैं, उससे हम चेक करते हैं हम ग्रामेटिकली तो सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमारी जो नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो बहुत सारी हम मिस्टेक्स कर जाते हैं, पंक्चुएशन में कर जाते हैं, स्पेलिंग में कर जाते हैं और ग्रामेटिकली भी कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एडजस्ट द लेआउट, आप लेआउट को फाइनलाइज करते हैं। तो ये आपका पूरा क्या हो जाता है, ये आपका पूरा रिसर्च आर्टिकल या रिव्यू आर्टिकल जिसको कहा जाता है वो इस तरह लिखा जाता है। आ गई बच्चे बात समझ, या सारी बातें आपके जो है सर से ऊपर से गुजर गई? इनफ है? सर एक चीज पूछनी थी। जी बच्चे। सर ये साइटेशन और रेफरेंस एक ही चीज होती है? साइटेशन और रेफरेंस। अच्छा, रेफरेंस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। रेफरेंस आप क्या करते हैं, रेफरेंस जो होती है आपकी सेकेंडरी रिसोर्सेज, ठीक है, जो आपने पढ़ी है किताबों में या आप लोगों ने एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ा उसमें आपकी काम की चीज आ गई, तो आपने क्या किया कि वो चीज कॉपी करके पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद आपने क्या किया कि उसका रेफरेंस दे दिया कि आपने कहाँ से इस चीज को लिया है, उस आर्टिकल को मेंशन कर दिया, उस ऑथर को मेंशन कर दिया, उस पब्लिशर को मेंशन कर दिया, तो ये रेफरेंस कहलाता है, ठीक है। साइटेशन, साइटेशन का मकसद ये होता है कि आप जो नंबर वाइज लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये आप साइटेशन कर रहे हैं, साइटेट कर रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, रेफरेंसेस और साइटेशन के अंदर आ जाती हैं। आ गई बात समझ में, या इसको मैं किसी और तरीके से आपको एग्जाम्पल दिखा के आपको समझाऊं, यानी कि कोई रिसर्च पेपर देख के आपको समझाऊं? नहीं सर आ गई। ठीक है बच्चे। कोई और, कोई और पूछना चाह रहा हो क्वेश्चन? जी बच्चे, आप लोग में कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा हो? नथिंग? चले, इट्स ओके। जी बच्चे। अच्छा सर मैं चले। ये पूछ रही हूँ, जी बच्चे। सर हमारा सिलेबस जो है वो अभी मतलब कि कितना रहता है सर? आपके 3 से 4 टॉपिक्स रहते हैं मजीद, यानी कि 1 या 2 क्लासेस होंगी, 1 वीक की क्लासेस आपकी रहती हैं बस। ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है आप लोगों का। आपको पोस्टर के बारे में बताना है मुझे, मैं आपको बता देता हूँ कौन से टॉपिक्स आपके रहेंगे। सर मतलब यूनिवर्सिटी में फिर आप क्लास नहीं लेंगे? मैं भी, क्योंकि आपके फरवरी में ही एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ बच्चे आपके टॉपिक्स कौन कौन से रहते हैं, 1 मिनट आप सब्र करें। सर पूरे टॉपिक्स जो हैं उसकी आप हमें अच्छा बता बच्चे, देंगे मुझे कि आप लोगों की इसके जो मैं है आपके पास असाइनमेंट दे दूं मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों को, या प्रेजेंटेशंस वगैरह दे दूं, तो वो भी आप लोगों को मुझे अभी देना है। अच्छा, आपके टोटल 3 टॉपिक्स ले गए, ठीक है। इसके बाद है पोस्टर किस तरह प्रेजेंट किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, नंबर 1 टॉपिक। सेकंड, साइंटिफिक प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंटेशन किस तरह, साइंटिफिक प्रेजेंटेशन किस तरह बनाते हैं और किसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये चीजें आप लोगों की रह गई हैं। बाकी 3 टॉपिक हैं, 3 टॉपिक यानी कि आपके 2 क्लास होंगे बस। अच्छा, एक और चीज आप लोगों से पूछनी थी, वो ये कि आप लोग आपस में डिसाइड कर लें तमाम स्टूडेंट्स के, आप लोग प्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है, या आप पोस्टर प्रेजेंटेशन देंगे। समझ नहीं आई सर, क्या बोल रहे हैं? मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप प्रेजेंटेशंस पीपीटी के थ्रू प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जिस तरह प्रेजेंटेशन दी है आप लोगों ने, दिए ना पहले प्रेजेंटेशंस पीपीटी वगैरह पे, यस सर। आप इस तरह प्रेजेंट करेंगे या पोस्टर प्रेजेंटेशन देंगे? पोस्टर प्रेजेंटेशन नहीं समझते आप लोग? नो सर। चले, मैं पोस्टर प्रेजेंटेशन आपको जब टॉपिक पढ़ाऊंगा नेक्स्ट, तो फिर आप लोग इसको डिसाइड कीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप के जो मार्क्स मेरे पास हैं 20 मार्क्स हैं आप लोगों के पास, ठीक है, वो मुझे देने हैं आप लोगों को, तो वो या तो मैं असाइनमेंट के थ्रू दूँ, लेकिन असाइनमेंट के मैं हक में नहीं हूँ। या तो प्रेजेंटेशन आप लोग देंगे या पोस्टर प्रेजेंटेशन देंगे। पोस्टर प्रेजेंटेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, सही है बच्चे। तो इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट क्लास में सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी। अगर यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है तो ये तो और ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं आप लोगों को पोस्टर प्रेजेंटेशन जो है वो आपको फिजिकल अपीयरेंस में बता दूं कि किस तरह बनाया जाता है, क्या होता है क्या नहीं होता, सही है बच्चे? ठीक है बच्चे, एनीथिंग एल्स?
नो सर सर। ओके सर आपके पास सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं जी बच्चे मेरे पास हमारे है में? जी जी तो सर हमें भेज दीजिए, इसकी पिक्चर दे दीजिएगा। हाँ बच्चे मैं सर भेज यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लें, यहीं पे ही हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बच्चे मैं भेज दूंगा। मैं जो है जब ये पूरा मेरा सिलेबस हो जाएगा, मैंने जो जो लेक्चर्स पढ़ाए हैं उनकी पीपीटी जो मेरे पास है मैं भेज दूंगा। सही है बच्चे? ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।